हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडिया वाटर रिसोर्सेज, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। देयर इज अ वाटर, हेंस देयर इज अ लाइफ। जल है तो ही जीवन है। एनी टाइप ऑफ लाइफ कैन बी नॉट बी इमेजिन ऑन द अर्थ विदाउट द वाटर। हम किसी भी तरह की जिंदगी को जो है नहीं इमेजिन कर सकते कि वो सरवाइव कर पाएगी अगर पानी नहीं होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर वाटर रिसोर्स। और वाटर सोर्स का कहा जाए, या जो हमारे पास पानी का संसाधन है, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। द लिस्ट ऑफ इट्स यूसेज इज वेरी लॉन्ग। पानी को जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी हम लिस्ट बनाएं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो देखा जाएगा बहुत लंबी लिस्ट है। एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूज वाटर टू सस्टेन लाइफ। पूरा जितनी भी बायोटिक दुनिया है, जो भी लिविंग है, उनको पानी चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। The prosperity of any nation depend on its agriculture and the amount of water it uses in it. किसी भी नेशन की संपन्नता डिपेंड करती है उसके एग्रीकल्चर पे या कितना पानी वो इस्तेमाल करता है उस पे। Water is also required for drinking, domestic uses and in industry. अब पानी का इस्तेमाल जो है पीने के लिए भी होता है, घरेलू कामों के लिए भी होता है, और यहाँ तक कि जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें भी होता है। Water shortage is being created because of the rate and the volume at which it is being used by increasing population and for developing projects. पानी की जो कमी है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस मात्रा में और जिस गति से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो काम अभी जिन प्रोजेक्ट्स पे वर्कआउट हो रहा है, उन सब के लिए पानी की चाहिए, और ऐसे में पानी की कमी बहुत महसूस की जा रही है। No other resource can be used in its place. उसकी जगह हम कोई और दूसरा रिसोर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। If the environment exists, it is because of water. So water is an inseparable part of life. अगर हम कहते हैं कि हमारे आसपास वातावरण है, तो ये वातावरण सिर्फ पानी की वजह से है। और अगर पानी जो है देखा जाए हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते। There are 3 sources of water: rain water, surface water and ground water. 3 तरीके के जो पानी के सोर्स हैं वो अवेलेबल हैं। बारिश का पानी, जो सरफेस पे सतह पर पानी है वो, और जो जमीन के नीचे पानी है वो। रेन वाटर, रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारी धरती पर जो ओरिजिनल सोर्स है पानी का वो सिर्फ बारिश है। रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, वेल्स आर द सेकेंडरी सोर्सेज। ये क्योंकि बारिश का पानी इन उसमें जगहों में इकट्ठा हो जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स, वेल्स, तभी ये जो है हमारे लिए पानी उपलब्ध हो पाता है, इसलिए ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज है। ऑल दीज सोर्सेज एग्जिस्ट ड्यू टू रेनफॉल, और ये खाली रेनफॉल की वजह से ही सारे सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। कई आपने देखा होगा बरसाती नदी है, तभी तक पानी होता है जब बारिश होती है, अदरवाइज वो सूखी रहती है। Surface water, the water on the surface of the earth is found in the form of river, lake, pond, sea, streams, etc. अब जो पानी धरती की सतह पर अवेलेबल है वो नदी, जो आपके पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, या समुद्र हो गया, धाराएं हो गई, इन सब में मौजूद है। It is called surface water. इसे हम surface water कहते हैं। Rivers are the main source of surface water. और surface water का जो मुख्य जरिया है वो है नदियां। फिर तीसरा आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब जमीन के नीचे जो पानी है उसकी भी एक खास जगह है सोर्सेज जो वाटर के हैं उसमें। ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द लैंड। ये जो जमीन के नीचे पानी उपलब्ध है, ये हमें कैसे उपलब्ध हो पाता है? क्योंकि जो पानी एब्सॉर्ब होने की, सोखने की प्रक्रिया है, जो हमारी जमीन की सबसे नीचे वाली सतह है, उसकी वजह से तो अभी हमें जो है जमीन के नीचे पानी अवेलेबल हो पाता है। The volume of the ground water is unlimited. और जितनी मात्रा में ग्राउंड वाटर अवेलेबल है उसको जैसे कहते हैं ना, असीमित पानी अवेलेबल है। In the northern plains of India there is about 42% of ground water. अगर नॉर्दर्न एरिया के मैदानी इलाकों में देखा जाए भारत के, तो लगभग 42% जो है जमीन के नीचे पानी मौजूद है। In southern India there is less of ground water due to the plateau and mountainous region. लेकिन सदर्न इंडिया में अगर देखें तो जो ग्राउंड वाटर है उसके में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वहां पर प्लेट्यूज हैं और पहाड़ी इलाका है। ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड मैक्सिमम फॉर इरिगेशन। हम लोग ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल है वो सिंचाई के लिए ही करते हैं। वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस। इरिगेशन, अबाउट 84% ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूजफुल फॉर इरिगेशन। अब लगभग 84% पानी जो है भारत में वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। Example, about 1500 liters of water is required to produce 1 kg of wheat. खाली 1 किलो गेहूं की पैदावार के लिए 1500 लीटर पानी चाहिए होता है। पैडी, जूट एंड शुगर केन क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर। यहीं पे
पैडी यानी जो चावल होता है, जूट हो गया, गन्ना हो गया, इन सब के लिए पानी और ज्यादा चाहिए। वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन सिंस एशियंट टाइम्स, और बहुत पुराने जमाने से ही पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा रहा है। In the 2nd century, the famous Grand Anicut Canal was constructed across the river Kaveri. 2nd century में जो सबसे फेमस ग्रैंड एनिकट कैनाल है, ये बनाया गया था कावेरी नदी पे। In 1882, the Eastern Yamuna Canal was constructed in उत्तर प्रदेश। वही 1882 में जो ईस्टर्न यमुना कैनाल है, उसे बनाया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। There are 3 mediums of irrigation in India. अब 3 मीडियम्स होते हैं इरिगेशन के इंडिया के अंदर, वो हैं वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड पॉन्ड्स। 3 चीजों से हमें सिंचाई कर सकते हैं। आपके वेल हो गए, ट्यूबवेल हो गए, कैनाल्स हो गए और पॉन्ड्स हो गए। आउट ऑफ दीज वेल्स एंड कैनाल्स आर मेजर मीडियम्स ऑफ इरिगेशन। इसमें कुआं और कैनाल ये सबसे मेजर मीडियम्स हैं इरिगेशन के। कैनाल एंड पॉन्ड कम एट 2nd and 3rd प्लेस रिस्पेक्टिवली। कैनाल दूसरे नंबर पे है और तालाब तीसरे नंबर पे। Canal irrigation is practiced in the vast plains of Satluj, Ganga and Yamuna, and also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers in the eastern plains. कैनाल इरिगेशन जो है, इसकी ज्यादातर प्रैक्टिस करी जाती है जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर सतलज, गंगा और यमुना नदी बहती है, या फिर वो जो डेल्टा इलाके हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के ईस्टर्न प्लेन्स में। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर वेरी कॉमन इन एलुवियल प्लेन्स। जहाँ भी एलुवियल प्लेन्स हैं, वहाँ पर कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। इरिगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस्ड मोर इन ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स। इरिगेशन जो है यानी सिंचाई जो है तालाब के थ्रू करी जाती है ईस्टर्न और साउथ के स्टेट्स में। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मेनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स फ्लो इन इंडिया। काफी बड़ी बड़ी और छोटी नदियां हमारे भारत में बहती हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी रिच इन इंडिया। पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमारे यहाँ भारत में बहुत ज्यादा है। दिस इज बिकॉज इट्स फिजियोग्राफी इज सच दैट मेनी रिवर्स मर्ज विद अदर रिवर्स एंड एम्प्टी देयर वाटर इनटू द सी। ये इस वजह से होता है कि हमारे यहाँ की जो फिजियोग्राफी है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि बहुत सारी नदियां जो हैं वो दूसरी नदियों में जाकर मिलती हैं और फिर ये जाकर सारा पानी नदी में अपना उड़ेलती हैं। With the idea that this water may be harnessed for various purposes, multi-purpose projects are planned on many rivers. अब इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम इस पानी का इस्तेमाल कर लें अलग अलग पर्पज से, तो उसी कारण बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हैं उन्हें प्लान किया जा रहा है नदियों के ऊपर। अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मीन्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिवर वैलीज। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि उससे बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी जो कि रिवर वैली से जुड़ी हुई हैं। It includes flood control, prevention of soil erosion, water for drinking and irrigation, industries, water provided to settlements, generation of electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection and development of fishery etc. तो अब एक सोचो, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कितनी सारी समस्याओं से जुड़ा होता है। बाढ़ को रोक सकता है, बाढ़ का खतरा उससे कम होगा। आपका जो सॉइल इरोजन हो जाता है, बारिश की वजह से जो मिट्टी बह जाती है उसमें कमी आएगी। पानी का पीने के लिए जो पानी चाहिए पीने के लिए, इरिगेशन के लिए वो मिलेगा। इंडस्ट्रीज को चाहिए, जो लोग बसते हैं उनके वहाँ पर उनको पानी चाहिए पीने के लिए, बिजली बनाने के लिए, अंदरूनी तौर पे वाटर की सप्लाई चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ तक कि जो मत्स्य पालन होता है उसके लिए भी ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है काफी सहायक होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, देयर इज अ डिफरेंस रिगार्डिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इन एवरी स्टेट। जो भी स्टेट होते हैं उनमें अलग अलग तरीका होता है सिंचाई का। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, महानदी डेल्टा इन उड़ीसा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा आर रीजन्स ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन ऑफ द कंट्री। अब जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है आंध्र प्रदेश में, डेल्टा रीजन जो गोदावरी या कृष्णा नदी के हैं, महानदी डेल्टा जो उड़ीसा में है, या कावेरी डेल्टा तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, ये वो इलाके हैं जहाँ बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सिंचाई होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। आजादी के बाद से सिंचाई वाला जो इलाका भारत में है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया है। इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन अबाउट 38% ऑफ द नेट सोन एरिया। जितने भी इलाके में फसल बोई जाती है, मान लो कि 38% जो है वो सिंचाई से ही फसल पैदा करी जाती है। देयर इज अ डिफरेंस इन द इरिगेटेड एरियाज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। अब जो इरिगेशन का तरीका भी है या जो इरिगेटेड इलाके हैं इंडिया के अंदर, उसमें हर स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। In Mizoram, 7.3% of the area of total area sown is under irrigation, while it is 90.8% in Punjab. अब मिजोरम के अंदर
जितनी भी फसल बोई जाती है उसमें 7.3% जो एरिया है उसमें सिंचाई होती है, जबकि पंजाब के अंदर 90.8% इलाका इरिगेशन के अंदर आता है। There is a vast difference between the total area under irrigation with the total area sown. इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है कि टोटल एरिया अंडर इरिगेशन कितना है और टोटल एरिया में फसल कितनी बोई गई है। मोर देन 40% ऑफ द एरिया और द टोटल एरिया सोन इज अंडर इरिगेशन। 40% से ज्यादा एरिया है जो कि इरिगेशन के अंडर आता है, वो टोटल सोन एरिया जो जितने में फसल बोई गई है, सपोज 100% अगर फसल बोई गई है तो उसमें 40% एरिया ऐसा है जो इरिगेशन के अंडर आता है, और ये आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर में।